हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोगों से पहले तो क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि जो आपका कंटिन्यू सीरीज आ रहा था पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया है क्योंकि मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से फिलहाल घर से बाहर हूं। तो अभी एक दो दिन क्या हो सकता है कि आपका सेशन जो है वो लेट हो सकता है। हालांकि आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेके आया हूं जो 10 और 11 अक्टूबर से संबंधित है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं आपके लिए अब ऐसे काम करूंगा कि हर एक या दो दिन का करंट अफेयर्स का सेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। झारखंड स्पेशल का एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है और यहाँ जो है ये फिलहाल नेशनल और इंटरनेशनल इशूज से संबंधित है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से हमारे सेशन पे बने रहते हैं तो आपको पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर ये फिलहाल एक दो दिन जो कंटिन्यू रहेगा वीडियो, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि आपके सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल किसी काम से मैं बाहर हूं तो हो सकता है कि एक दो दिन, इससे ज़्यादा नहीं, आपका जो सेशन है वो डिसकंटिन्यू हो। हालांकि मैंने जो टेस्ट सीरीज है पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट नंबर 10 वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जो 10 और 11 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण न्यूज है, हम उसे देखते हैं। आइए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ जो करंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, ये ना सिर्फ झारखंड बल्कि ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी, और अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये यूपीएससी तक के टॉपिक्स को कवर करने वाला ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सेशन पे रिलाई कर सकते हैं, जहां आपको पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स बिल्कुल समय के साथ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। पहला न्यूज जो हमारे सामने है वो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी। हम देखते हैं कि इससे संबंधित ऐसा कौन सा फैक्ट है, ऐसा कौन सा न्यूज है जिसके कारण से ये चर्चा में रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित किया जाता है, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अभी फिलहाल मंत्री जो हैं वो हैं प्रहलाद जोशी, जिनका फोटो आप यहां देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से ये चर्चा में रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए मान्यता दे दिया है उसे। और वो 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं, आपसे पीसीएस में ये पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे बंदरगाह का नाम और बंदरगाह कहां पर स्थित है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये पहला बंदरगाह है दीनदयाल बंदरगाह जो कि है आपका गुजरात में, दूसरा है वीओ चिदंबरनार बंदरगाह जो कि है तमिलनाडु में, और तीसरा है पारादीप बंदरगाह जो कि है ओडिशा में। देखिए, बंदरगाह और बंदरगाह किस राज्य में स्थित है ये भी याद रखेंगे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, नाम दे देगा किसी बंदरगाह का और पूछ लेगा वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये तीनों बंदरगाह का नाम इंपॉर्टेंट है और इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इसे मान्यता दे दिया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत जो है ये वर्ष 2023 में की गई थी। और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को पीसीएस के नजरिए से आप जरूर याद रखें। एक मिनट रुकेंगे। तो ये पीसीएस के नजरिए से इन लक्ष्यों को याद रखना बहुत जरूरी है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। हरित हाइड्रोजन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जिसे उत्पादित करने में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाता है उसे हरित हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, दूसरा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास करना। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या होता है? तो आप ऊर्जा के स्रोत में पढ़े होंगे, एक होता है परंपरागत ऊर्जा और एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जिसका उपयोग हम बार बार कर सकें। ठीक है, और थर्ड, इसका तीसरा लक्ष्य है प्रतिवर्ष 50 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक उद्देश्य क्या भी है? जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है हमारे देश में उससे
उसे नियंत्रित करना भी इसका लक्ष्य है। तो ये 3 लक्ष्यों का नाम और कौन से 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मान्यता दिया गया है, उसे भी आप जरूर याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत ने कुछ विशेष प्रगति हासिल की है, दूसरा न्यूज है हमारा ये, और हम देखते हैं कि वो प्रगति कौन सी है, और यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत जो है ये अभी हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है मोबाइल फोन निर्माता में भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है, याद रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है वर्ष 2030-31 तक $500 बिलियन का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना। तो आपसे ये ईयर भी पूछा जा सकता है, वर्ष 2030-31, और टारगेट कितना का रखा गया है, $500 बिलियन, ये भी याद रखेंगे। मोबाइल फोन के निर्माता में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, इसे भी जरूर याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में वर्ष 2014-15 में भारत कहां पर था, 1.9 लाख करोड़ रुपए का इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार था, जो कि वर्ष 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया है, 11.3 लाख करोड़। तो ये पीसीएस में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं पहला और दूसरा बिंदु से, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024-25 में भारत किन देशों को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, तो 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और इटली। इन 5 में से किसी भी 4 देश का नाम आपसे यहां दे देगा आपसे क्वेश्चन में, और पूछ लेगा कि इनमें से किस देश को भारत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात करता है, तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2025-26 जो वित्तीय वर्ष फिलहाल चल रहा है, इसमें भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्यात करने वाला देश बन गया है। तो किसे पीछे छोड़ा है इस क्षेत्र में भारत ने, चीन को पीछे छोड़ा है, याद रखेंगे। ये 2 न्यूज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तीसरा न्यूज जो है हमारे सामने वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, इनका जो है आपका फोटो यहां देख पा रहे होंगे, इनका जयंती मनाया गया है 11 अक्टूबर को। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आपसे पूछा जा सकता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती कब मनाई जाती है, और वो जयंती कब मनाई जाती है, 11 अक्टूबर को, याद रखेंगे। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक कथन है जो बहुत बार बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस कथन को जरूर याद रखिए। भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में ठोकी गई प्रत्येक कील मेरे हृदय में ठोकी गई कील के समान है। ये वक्तव्य उन्होंने कब दिया था, आपातकाल के समय पर। ठीक है, आपातकाल के समय पर जयप्रकाश नारायण जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी उस समय की सरकार को हिलाने में, है ना। तो ये कथन जरूर याद रखेंगे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है आपसे पूछा जा सकता है, और आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें है नीति आयोग से संबंधित न्यूज। नीति आयोग ने एक रोडमैप लॉन्च किया है, और वो रोडमैप फॉर जॉब क्रिएशन इन एआई इकोनॉमी। आपसे यहां से सवाल बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा रोडमैप फॉर जॉब क्रिएशन इन एआई इकोनॉमी को लॉन्च किया गया है या जारी किया गया है, तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग। और इसे लॉन्च किसने किया है, तो नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने। यहां से भी आपसे सवाल बन सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, और उनका नाम हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूज है इसमें इसका टारगेट क्या रखा गया है कि 2031 तक भारत को टेक सेवा उद्योग को नौकरियों में जो भारी उलटफेर आएगी, उस समय पे क्या होगा कि भारत को कैसे नियंत्रित करना है, भारत के युवाओं को किस प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में सक्रिय रखना है, उसके लिए ये रोडमैप को जारी किया गया है। और इस काम को करने के लिए नीति आयोग ने नेशनल एआई टैलेंट मिशन को बनाने का सिफारिश किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेक सेवा उद्योग में नौकरियों की कमी आने वाली है, उससे निपटने के लिए नीति आयोग ने किस मिशन को लॉन्च करने की सिफारिश की है, और उसका नाम हो जाएगा नेशनल एआई टैलेंट मिशन। याद रखेंगे इन सारे फैक्ट्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग बात करते हैं डिफेंस सेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज पर, और ये पहला न्यूज है आपके सामने आईएनएस एंड्रॉट के बारे में। हम देखते हैं आईएनएस एंड्रॉट। एंड्रॉट क्या है, ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये एक सबमरीन है और इससे संबंधित फैक्ट्स को देख लेते हैं, क्योंकि पीसीएस के नजरिए से या यूपीएससी के भी नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नेवी का जो है दूसरा एंटी सबमरीन वॉरशिप है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरशिप कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा एंड्रॉट, आईएनएस एंड्रॉट, याद रखेंगे, ठीक है। और इसे कहां पर, किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो वो स्थान है विशाखापत्तनम। अब देखिए इसका नाम आईएनएस एंड्रॉट क्यों रखा गया है, तो ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है एंड्रॉट द्वीप, और ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का यानी कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा एंड्रॉट द्वीप। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप से अभी जो हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं कि लक्षद्वीप से संबंधित क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड्रॉट द्वीप के बारे में कुछ देख लेते हैं। लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ये, ठीक है। और एंड्रॉट जो है ये भारत की मुख्य भूमि से सबसे नजदीकी द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लैगून भी पाए जाते हैं। ये सभी एंड्रॉट द्वीप से संबंधित फैक्ट्स हैं, इसे जरूर याद रखेंगे। आईएनएस एंड्रॉट जो है ये किसका स्थान लेगा, तो आईएनएस एंड्रॉट जिसे पहले P69 के नाम से जाना जाता था, ये इसका फर्स्ट जनरेशन था और इसके स्थान पे अब दूसरा वॉरफेयर जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है वो स्थान लेगा, जिसका नाम है आईएनएस एंड्रॉट, ठीक है। आईएनएस एंड्रॉट में किस प्रकार के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, तो वो डीजल इंजन है, पूछा जा सकता है आपसे। और आप ऑप्शन में क्रायोजेनिक रहेगा या कुछ भी रहेगा तो आप उसे आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डीजल इंजन का आविष्कार किया गया है, ठीक है। और इसे बनाया किसने है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि कोलकाता में है, उसके द्वारा बनाया गया है। और इसमें लगभग 80% इसके कलपुर्जे जो हैं वो स्वदेशी रूप से भारत में विकसित किए गए हैं। इन सभी फैक्ट्स को आप जरूर याद रखेंगे। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, हमारा करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। और अगर आप हमारे सेशन को पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबाना न भूलें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे पास वो है सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम से। भारतीय सेना में एक एंटी ड्रोन सिस्टम को शामिल किया गया है जिसका नाम है सक्षम, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे फोटो में, ये है सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम। इसके बारे में क्या फैक्ट्स है हम उस पर बात करते हैं। सक्षम का पूरा नाम क्या है, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। ये फुल फॉर्म को भी जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसे याद रखेंगे। और यह सिस्टम सेना के सुरक्षित डेटा नेटवर्क जिसे एडीएन के भी नाम से जानते हैं, इस नेटवर्क पर काम करेगा। तो याद रखेंगे सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम है, भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और इसके पूरे नाम को जरूर याद रखेंगे और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारा डिफेंस सेक्टर से संबंधित। आज के सेशन में हमने डिफेंस सेक्टर से संबंधित फैक्ट्स को प्रमुखता से शामिल किया है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने, वो है बीआरओ के बारे में। बीआरओ ने लेह में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है जहां पर मोटर बाइक को चलाया जा सकता है। ये लेह में बनाया गया है और इसे बनाकर बीआरओ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेह में जो बीआरओ के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, और वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हिमांक। याद रखेंगे प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बनाया गया है। किस जगह पे, तो लिकारू मिगला फुकचे सड़क का नाम है ये, है ना। और दर्रा का नाम अगर आपसे पूछे तो मिगला दर्रा। तो यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मिगला दर्रा किस जगह पे स्थित है, यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे लेह लद्दाख वाले एरिया में मिगला दर्रा स्थित है।
और इसे बनाकर बीआरओ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्तमान में जो सड़क बनाई गई है बीआरओ के द्वारा ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसके पहले जो सड़क बनाई गई थी बीआरओ के द्वारा वो उमलिंग ला दर्रे में स्थित था। और ये उमलिंग ला दर्रा भी कहां पर स्थित है? लद्दाख में। तो इस सेशन में आपको दो दर्रों का नाम मिला है और ये दोनों दर्रे कहां पर स्थित हैं? लद्दाख में। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और जो उमलिंग ला दर्रा है ये 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित सड़क था यहां पर, है ना। तो ये फैक्ट्स को आप जरूर याद रखेंगे। बीआरओ से संबंधित फैक्ट्स हमने देख लिया। अब एक देखते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में। हमारे सामने एक न्यूज है जिसके लिए हमारे ट्रंप साहब ने बहुत सारी मेहनत की, बट उनके मेहनत पे नोबेल समिति ने पानी फेरते हुए उनके सपने पे क्या किया? नोबेल पीस प्राइज जो है वो दे दिया है वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता को, जिनका फोटो आप यहां देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं नोबेल पीस प्राइज से संबंधित कुछ फैक्ट्स को। तो नोबेल पीस प्राइज जो है ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। आपसे ये नाम बहुत पूछा जा सकता है। अगले वर्ष के नोबेल पुरस्कार वितरित होने तक ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को। उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया? अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने और तानाशाही शासन को समाप्त करने की मुहिम के लिए। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है मारिया कोरिना मचाडो को किस कार्य के लिए नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। नोबेल कमेटी ने उनके इस प्रयास को क्या नाम दिया है? लोकतांत्रिक मूल्यों की वैश्विक रक्षा का प्रतीक, ठीक है। इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे भारत से अभी तक दो लोग ऐसे हुए हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। एक है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में नोबेल पीस प्राइज, और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी। दूसरे पीस प्राइज विजेता कौन है? कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो इन सभी फैक्ट्स को याद करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जहां एक फैक्ट है आपसे आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य दिवस से संबंधित। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के इस फैक्ट के साथ मैंने दीपिका पादुकोण का फोटो क्यों लगाया है, आप ये सोच रहे होंगे। तो हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने क्या किया है कि दीपिका पादुकोण को भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस फैक्ट को जरूर याद रखेंगे। और यह मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। ये थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वगैरह में ये बहुत ही ज्यादा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं थीम पे रिलेटेड। तो ध्यान रखेंगे थीम सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। इसमें भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने दीपिका पादुकोण को क्या किया है? स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की तरफ से भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य ब्रांड एम्बेसडर। ध्यान रखेंगे पहला है, तो कोई भी काम जब पहली बार होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के नजरिए से। अब ये आप बीपीएससी में जाएं या यूपीपीसीएस में जाएं या फिर झारखंड का एग्जाम दे रहे हो, आपको हर जगह पे ये पूछने की संभावना जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने पहली बार किसी को मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर नियुक्त किया है और उनका नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। आप इन्हें जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित फैक्ट्स। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल 1-2 दिन मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं, मैं किसी काम से बाहर आया हूं, तो आपके सेशन कंटिन्यू तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपका टेस्ट नंबर 10 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसे सॉल्व नहीं किया है तो आप प्लीज उसे सॉल्व करें, और हम जल्द ही अपने इस सेशन को बिल्कुल रेगुलर तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।